नमस्कार, मैं हूं उदय। IND24 के खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो में आपका स्वागत है, जहां हम बात करेंगे हफ्ते भर की बड़ी राजनीतिक खबरों पर। तो चलिए शुरू करते हैं द वीक ऑफ शो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष घोषित कर राज्य के कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को रोजगार, प्रोसेसिंग और निर्यात से जोड़ने का बड़ा प्लान तैयार किया है, जिसका उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाना और प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। हालांकि कांग्रेस इसे कागजी योजना मानती है, जबकि सरकार का दावा है कि राज्य की जलवायु, सिंचाई व्यवस्था और सड़क नेटवर्क का लाभ उठाकर खेती को आर्थिक स्तंभ बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। साल 2025 मध्य प्रदेश के लिए उद्योगों के नाम रहा, जहां निवेश, रोजगार और औद्योगिक विस्तार सरकार की प्राथमिकता में रहा। और अब 2026 को सरकार कृषि वर्ष के रूप में आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का साफ संदेश है कि यदि प्रदेश को वास्तव में समृद्ध बनाना है तो किसान की आमदनी बढ़ाना सबसे जरूरी है। इसी सोच के साथ सरकार ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए एक व्यापक वर्क प्लान तैयार किया है, जिसमें खेती को सिर्फ उत्पादन तक सीमित नहीं बल्कि रोजगार, प्रोसेसिंग और निर्यात से जोड़ने की तैयारी है। हालांकि कांग्रेस इसे जमीनी हकीकत से दूर कागजी करार दे रही है। वहीं सरकार का दावा है कि प्रदेश की विविध जलवायु, मजबूत सिंचाई व्यवस्था और बेहतर सड़क नेटवर्क का लाभ लेकर 2026 में खेती को आर्थिक मजबूती का आधार बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में कृषि वर्ष 2026 की तैयारी शुरू। मोहन यादव सरकार ने कृषि का बड़ा रोड मैप बनाया। किसानों की आय बढ़ाने को दी जाएगी प्राथमिकता। खेती से रोजगार सृजन पर सरकार का खास फोकस। कृषि यंत्रीकरण और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा। फूड प्रोसेसिंग, उद्यानिकी और FPO पर जोर। पशुपालन, मत्स्य पालन और माइक्रो इरिगेशन शामिल। किसानों को उन्नत राज्यों और देशों का भ्रमण। इजराइल और ब्राजील मॉडल से सीखने की योजना। सरकार का लक्ष्य समृद्ध किसान, समृद्ध मध्य प्रदेश। कृषि कार्य के लिए किसान कल्याण वर्ष के रूप में लोकार्पित किया है 2026 को। भावांतर के माध्यम से लगभग 6.5 लाख किसानों को 1300 करोड़ की राशि मिली। और एक नहीं, 3 नदी जोड़ो अभियान। हमारी सरकार के बनने तक 42 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती थी और अब 2 साल के अंदर लगभग 58 लाख हेक्टेयर की सिंचाई कर रहे हैं और 5 साल में 100 लाख हेक्टेयर तक हो जाएगा हर खेत में पानी। ये बदलते दौर में हमारा अपना प्रदेश उन्नति कर रहा है। उधर सरकार के इस विजन पर कांग्रेस ने सीधा सवाल खड़ा किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जमीन पर उतर चुके हैं और किसान मजदूर चौपाल के जरिए सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने किसानों से 3100 रुपए धान, 2700 रुपए गेहूं और 6000 रुपए सोयाबीन खरीदने का वादा किया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। उनका कहना है कि आलू, लहसुन, प्याज और सब्जियों के दाम नहीं मिल रहे हैं। किसान कर्ज में डूबे हैं और मजबूरी में फसलें फेंकनी पड़ रही हैं। कृषि मंत्री हमारे देश के हैं, उन्होंने झूठ बोला हमसे कि हम 3100 के धान के दाम देंगे और सरकार बनाए, 2700 के गेहूं के देंगे, सरकार बनाए। उन्होंने कहा कि हम 6000 सोयाबीन के देंगे, सरकार बनाई। आज प्याज फेंकने पड़ रहे हैं, आलू के भाव नहीं है। 97% किसान कर्ज में है। तो आखिर सरकार का रवैया ऐसा रहेगा तो कांग्रेस को किसान को जागरूक करना पड़ेगा। तो मैं शिवराज जी से भी और मोहन यादव जी से भी कहना चाहता हूँ, जो कहा वो पूरा करो, झूठ मत बोलो, और बोलोगे तो हम सड़क पे मिलेंगे। बहरहाल, एक तरफ सरकार कृषि वर्ष 2026 के लिए महीनों का कैलेंडर, महोत्सव, सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन भ्रमण की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे किसानों की असल समस्याओं से ध्यान भटकाने वाला एजेंडा बता रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि किसानों पर हो रही ये सियासत कहां जाकर रुकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। मध्य प्रदेश में BVG राम जी कानून को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है। कांग्रेस इसे गांव और गरीबों के हितों के खिलाफ बताते हुए सड़क पर उतर आई, जबकि
बीजेपी इसे भ्रष्टाचार विरोधी अभियान करार दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इछावर से पद यात्रा शुरू कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, जबकि बीजेपी इस योजना की सच्चाई को गांव-गांव तक पहुंचाने का दावा कर रही है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासत में वीबी जी राम जी कानून को लेकर घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस जहां इसे गांव, गरीब और महात्मा गांधी से जुड़ा मुद्दा बनाकर सड़क पर उतर गई है, तो वहीं बीजेपी इसे भ्रष्टाचार बचाओ अभियान करार देकर पलटवार में जुट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संसदीय क्षेत्र की इछावर विधानसभा के ग्राम खेरी से पदयात्रा शुरू कर सीधे मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं बीजेपी जन जागरण अभियान के जरिए इस योजना के लाभों को ग्रामीणों को बताने का काम करेगी। कल भोपाल के बीजेपी मुख्यालय में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीजेपी ने ऐलान किया है कि वीबी जी राम जी कानून की सच्चाई गांव-गांव तक पहुंचाई जाएगी और कांग्रेस के झूठे नैरेटिव को फैक्ट्स के साथ बेनकाब किया जाएगा। वो दिग्विजय सिंह की पदयात्रा को उनकी खुद की ब्रांडिंग बता रही है। बीजेपी का वीबी जी राम जी जन जागरण अभियान, बैलगाड़ी और ट्रैक्टर रैली के निर्देश, प्रदेश और जिला स्तर पर कमेटियां, ग्राम पंचायत स्तर पर चौपालें, प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया ब्लिट्स, डिजिटल सोशल मीडिया और विज्ञापन कैंपेन, फैक्ट शीट, पैम्फलेट और बुकलेट वितरण, लेख, ब्लॉग, दीवार लेखन और होर्डिंग्स का उपयोग, सांसद से लेकर सरपंच तक होंगे शामिल। किसान संगठनों को भी जोड़ा जाएगा। दिग्विजय सिंह सिर्फ अपनी ब्रांडिंग के लिए प्रतीकात्मक रूप से इस तरीके की यात्राएं करते हैं। बाकी जीराम जी इस देश के एक गरीब वर्ग के लिए पुनः एक संजीवनी है, पहले से और अधिक बेहतर है। कांग्रेस भ्रम फैलाने के अलावा और कुछ नहीं कर रही। उधर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह वीबी जी राम जी कानून को गांव, गरीब और महात्मा गांधी की विचारधारा पर सीधा हमला बता रहे हैं। वे इसे राजनीति की नहीं बल्कि मनरेगा मजदूरों और ग्रामीण भारत के सम्मान की लड़ाई कह रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक गांधी जी का नाम वापस नहीं जुड़ता और कानून में गरीबों के हितों की गारंटी नहीं दी जाती, तब तक उनकी पदयात्रा और आंदोलन जारी रहेगा। जो नरेगा का कानून बदला गया है उसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज उठाने का तय किया है, क्योंकि ये पूरे तरीके से मजदूरों के खिलाफ है और गरीब के खिलाफ है। ये लड़ाई हम लोगों ने शुरू की है। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि लड़ाई लंबी है और जब लड़ाई लंबी है तो वो हमें सब मिलजुल कर लड़ना पड़ेगा और इस कानून के खिलाफ हमको आंदोलन करना है और इस कानून को वापस लेने के लिए उनको मजबूर करना पड़ेगा। कुल मिलाकर वीबी जी राम जी कानून को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत अब सड़क से गांव तक पहुंच चुकी है। एक तरफ दिग्विजय सिंह की पदयात्रा सियासी संदेश देने में जुटी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी गांव-गांव जाकर कानून के लाभ गिनाने की तैयारी में है। ऐसे में ये साफ है कि आने वाले दिनों में वीबी जी राम जी कानून राजनीतिक टकराव का बड़ा मुद्दा बना रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज्ञान विजन को आधार बनाकर अपनी नीतियों को आगे बढ़ा रही है। वीबी जी राम जी कानून की जन जागरूकता को लेकर मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। सीएम ने गरीब, युवा, किसान और महिला इन 4 वर्गों को अपने कार्यकाल के 4 संकल्प वर्ष का आधार बताया। सरकार का दावा है कि इसी मॉडल से सर्वांगीण विकास होगा, जबकि कांग्रेस इसे सिर्फ दिखावटी एजेंडा बता रही है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज्ञान विजन को मार्गदर्शक मानते हुए अपनी नीतियों और योजनाओं को आगे बढ़ा रही है, जहां गरीब, युवा, किसान और महिलाएं सरकार की प्राथमिकता के केंद्र में हैं। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीबी जी राम जी कानून की जन जागरूकता को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बताए गए 4 स्तंभ गरीब, युवा, किसान और महिला को आधार बनाकर
अपने कार्यकाल को 4 अलग अलग वर्गों के संकल्प को बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियों और योजनाओं का केंद्र यही 4 वर्ग हैं और हर वर्ष इन्हीं में से एक वर्ग के कल्याण को प्राथमिकता दी जा रही है। हालांकि कांग्रेस इसे दिखावटी एजेंडा करार दे रही है, वहीं सरकार का दावा है कि इससे हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित होगा। पीएम मोदी के ज्ञान विजन को आगे बढ़ा रही सरकार डॉक्टर मोहन सरकार ने बताया 4 साल का विकास रोड मैप। गरीब, युवा, किसान और महिलाओं पर फोकस। 2024 को बहनों के लिए नारी वर्ष घोषित किया गया। 2025 गरीबों के लिए उद्योग व रोजगार वर्ष रहा। 2026 किसान कल्याण वर्ष होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की तैयारी। 2027 युवाओं के कौशल विकास, शिक्षा और रोजगार पर केंद्रित। सरकार का सभी मंत्रालयों की हितग्राही योजनाओं का समग्र प्लान। सर्वदलीय बैठक बुलाकर किसान कल्याण पर होगी बात। किसान संघों के अनुभवों से योजनाओं में होगा सुधार। किसान कल्याण वर्ष में 15 विभागों का समन्वय। सरकार और लाभार्थियों के बीच सीधा संवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 हमारी विशेष जातियों का उल्लेख किया है या विशेष आयाम के रूप में लिया है। आपकी जानकारी के लिए महिला, युवा, किसान और गरीब, इसी आधार पर हमने अपने 4 वर्षों का अलग अलग बाइफर्केशन किया है। पहला 2024 को हमने बहनों के लिए नारी वर्ष के नाते से घोषित किया था। 2025 हमने गरीब अर्थात युवाओं के लिए, गरीबों के लिए उद्योग और रोजगार वर्ष का लिया है। ये 26 हमने किसानों के लिए लिया है और 27 हम युवाओं के लिए लेंगे। और उसी पे जितने सरकार के मंत्रालय हैं, उन मंत्रालयों की योजनाएं हैं, हितग्राही योजना है, उसके दायरे है और हमारे राज्य के अंदर परस्पर इसकी सरकार की और हितग्राही के बीच की आवश्यकता है। दोनों का तालमेल कराने के लिए समग्र रूप से प्लान किया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि विकास योजनाओं का दावा सरकार का दिखावा है। बीजेपी केवल प्रचार और राजनीतिक लाभ के लिए योजनाओं को पेश कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि लाभार्थियों तक योजनाएं सही तरीके से नहीं पहुंच रही हैं। गरीब, युवा, किसान, महिला, हर वर्ग परेशान है। सरकार कौन से ज्ञान की बात कर रही है? ये ज्ञान को नहीं, अज्ञान को आधार बनाकर चल रही है। यदि ये ज्ञान पर चलेंगे तो इन्हें सद्ज्ञान प्राप्त होगा। सरकार पे ज्ञान से चल रही है, कौन से ज्ञान पे चल रही है? किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, महिला बच्चों के साथ अत्याचार हो रहे हैं और ऐसा ज्ञान की सिर्फ रिकॉर्ड पे चल रहा है। ये ज्ञान नहीं, अज्ञान को आधार बना के चल रहे हैं। ज्ञान पर चलेंगे तो सत्य ज्ञान इनको प्राप्त होगा और शायद देश के अंदर प्रगति और एक रोजगार की संभावना बढ़ेगी, ऐसे मैं विश्वास करता हूँ। कुल मिलाकर बीजेपी दावा कर रही है कि सरकार का ज्ञान मॉडल जनता के कल्याण और विकास का रोड मैप है, तो वहीं कांग्रेस इसे अज्ञान और वास्तविकता से कोसों दूर बता रही है। ऐसे में कहा यही जा रहा है कि आने वाले समय में ये मुद्दा सियासत और विकास की लड़ाई में केंद्रीय भूमिका निभाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। इंदौर में दूषित पानी पीने से 18 मौतों के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि बीजेपी से इंदौर की स्वच्छता छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास मान रही है। सिंघार ने दावा किया है कि यह प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है और दोषियों पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर में दूषित पानी से हुई 18 मौतों का मामला अब सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस मुद्दे को लेकर प्रशासन पर सीधा हमला बोला है। भोपाल में इंदौर के पानी की प्रदर्शनी लगाकर उन्होंने पानी की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि इंदौर को 8 बार स्वच्छता का राष्ट्रीय पुरस्कार फर्जी तरीके से दिलाया गया, जबकि जमीनी हकीकत ये है कि शहर के कई इलाकों में लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। उन्होंने वाटर ऑडिट के जरिए दावा किया कि इंदौर के कई इलाकों में सप्लाई हो रहा पानी पीने योग्य नहीं है। हालांकि बीजेपी इसे देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की छवि धूमिल करने का प्रयास करार दे रही है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार दावा कर रहे हैं कि दूषित पानी से हुई मौतें कोई हादसा नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्ट सिस्टम का नतीजा है। उन्होंने मांग की कि सभी जिम्मेदारों पर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए।
इंदौर में दूषित पानी से मौतों का मामला, नेता प्रतिपक्ष ने किया वाटर ऑडिट। भोपाल में पानी की प्रदर्शनी, प्रशासन पर आंकड़े छुपाने का आरोप, मेयर पुष्यमित्र भार्गव का मांगा इस्तीफा। सरकार को तत्काल इसमें ऑडिट कराना चाहिए और पानी अधिकार है आम व्यक्ति का। अगर आप पैसे ले रहे हो, टैक्स ले रहे हो, हर व्यक्ति को पानी मिलना चाहिए। मैं समझता हूं कि तत्काल सरकार को इस पर कार्रवाई करना चाहिए। इंदौर के अंदर जो स्थिति है वो 8 बार का इनाम इन्होंने कैसे फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के किए ये सरकारी अधिकारी जानते हैं। ये पहले जब सर्वे किया था उसमें भी सैंपल रिपोर्ट उसको लेके पानी को लेके आपत्ति दर्ज करी थी, लेकिन 5 साल से ज्यादा समय होने आया, न अधिकारी जागे न सरकार जागी। उधर इस पूरे मामले पर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी ने कहा कि स्वच्छता पुरस्कार पूरी पारदर्शी प्रक्रिया के तहत मिले हैं और कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद हैं। इंदौर में हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्यवाही की है। दोषी अधिकारियों को हटाया गया है और जांच जारी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एक भी व्यक्ति की जान जाना हमारे लिए कष्टकारी है। हमारी सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है। एक भी व्यक्ति की जान जाना अत्यंत कष्टकारी है, इसलिए हम इसके आंकड़े में नहीं पड़ रहे। ये अलग बात है कि प्रशासन की दृष्टि से उनका जो अपना तरीका होता है कि आमतौर पर जिनने पीएम कराया है तो वो जो आंकड़ा उनका कुछ था, हमने कहा कोई बात नहीं, उस परिक्षेत्र के अंदर खास करके दुखद जब घटना होती है तो उसका पंजीयन होता नगर निगम के माध्यम से। तो जो वहाँ के लोग चाहेंगे उनके दृष्टि से अगर कोई राहत देने की बात आएगी तो हमारी सरकार उस आंकड़े के बजाय हम सबके साथ है। तो बड़ी कष्ट की चीज थी, उसको हम उसे इसलिए। बहरहाल इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों का मामला अब सिर्फ प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि सियासी टकराव का बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक ओर कांग्रेस इसे सिस्टम की नाकामी, भ्रष्टाचार और लंबे समय से चली आ रही लापरवाही का नतीजा बता रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी का दावा है कि सरकार ने संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्यवाही की है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे में कहा यही जा रहा है कि इंदौर का मुद्दा अब सिर्फ पानी का नहीं, भरोसे का संकट बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पार्टी में गुटबाजी और कान फूंकने की राजनीति पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अनुशासन बनाए रखने और संगठन को मजबूत करने की अपील की है। साथ ही कहा कि पार्टी को कमजोर करने वाली मानसिकता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि बीजेपी इस पर निशाना साध रही है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी और अंदरूनी खींचतान से परेशान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने खुलकर नाराजगी जाहिर की है। देपालपुर विधानसभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पटवारी ने साफ शब्दों में कहा कि पार्टी के भीतर कान फूंकने की राजनीति अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीसीसी चीफ ने कहा कि मेरे पास प्रदेश कार्यालय की जिम्मेदारी है। रोज कई लोग आते हैं और कान में बातें फूंकने लगते हैं। किसने क्या कहा, किसने क्या किया, मैंने उन्हें उतनी ही तेजी से डांटा और साफ कह दिया कि यहाँ कान फूंकने का काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जीतू पटवारी ने स्पष्ट किया कि छोटी मोटी शिकायतें सुनना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन जानबूझकर खटास फैलाने और गुटबाजी बढ़ाने वालों को कोई जगह नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मजबूती के लिए उन्हें चाहे कितना भी अपमान सहना पड़े वे तैयार हैं, लेकिन संगठन को कमजोर करने वाली मानसिकता स्वीकार नहीं है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि मन में किसी भी तरह की खटास मत रखिए। संगठन तभी मजबूत होगा जब हम अनुशासन और आपसी विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। कहीं आए ऐसा 1 मिनट में उतनी तेजी से डांटा था। मेरे कान फूकने का काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। पार्टी मेरी परिवार है। अगर छोटी मोटी कोई बात होगी तो सवाल पूछेगा। ये पद की जिम्मेवारी है भाई, पूछना भी चाहिए। हमारी ड्यूटी है कि भैया सबके साथ नहीं चल रहा है। तो जो कान फूकने वाले जितने भी लोग हैं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी रिश्तेदारी, मेरा परिवार,
मेरी कांग्रेस पार्टी में बढ़ोतरी होगी, उसके लिए मेरे को कितना भी अपमान सहना पड़े, कितना भी सम्मान मिले, उससे बड़ा कुछ नहीं है मेरे लिए। ये सबको आपको ध्यान रखना है। जीतू पटवारी के इस बयान पर बीजेपी ने भी तीखा पलटवार किया है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि सलाह देना चुगली नहीं होता। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि संगठन चलाने के लिए सलाह जरूरी होती है। अगर कोई सभा में कान में कुछ कह रहा है तो उसे चुगली कहना गलत है। राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह या कमलनाथ सलाह दें तो क्या उसे भी चुगली कहेंगे? दिल्ली से आने वाली सलाह को भी चुगली मानेंगे क्या? कांग्रेस का बड़ा नेता किसी सभा में अगर उनको कान में कोई बात कह रहा है तो मैं नहीं समझता जीतू पटवारी जी को इस तरह के शब्द बोलना चाहिए। अगर उनको कोई कमलनाथ जी सलाह देंगे, कोई दिग्विजय सिंह जी सलाह देंगे या कोई राहुल भैया सलाह देंगे या जो भी सलाह देंगे, अगर वो उनकी सलाह को चुगलखोरी माने और दिल्ली उनको सलाह दे रही है तो वो काहे में गिनी जाएगी। संगठन सलाह से भी चलते हैं, हर सलाह को चुगलखोरी मानना भी ठीक नहीं है। इसलिए बाकी कांग्रेस का आंतरिक मामला पचमढ़ी में जो सीखा होगा वही करेंगे। बहरहाल जीतू पटवारी का ये सख्त बयान कांग्रेस संगठन में अनुशासन और एकजुटता कायम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ पीसीसी चीफ गुटबाजी और चुगलखोरी पर लगाम लगाने का संदेश दे रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी इसे कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान और नेतृत्व संकट से जोड़कर हमला बोल रही है। ऐसे में साफ है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के भीतर चल रही खींचतान एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर देश को सांस्कृतिक एकता का संदेश दिया। वहीं बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर आस्था के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विशेष पूजा अर्चना की और कांग्रेस की तुष्टीकरण राजनीति को चुनौती दी है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। सोमनाथ मंदिर भारत की प्राचीन सभ्यता, सनातन आस्था और अदम्य स्वाभिमान का प्रतीक माना जाता है। ये देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग है। अरब सागर के तट पर स्थित ये मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास का साक्षी भी रहा है। इतिहास गवाह है कि विदेशी आक्रमणों के दौरान सोमनाथ मंदिर को कई बार ध्वस्त किया गया, लेकिन हर बार आस्था और संकल्प के बल पर फिर खड़ा किया गया। इसी संघर्ष और आत्मसम्मान की भावना के तहत बीजेपी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रही है। पीएम मोदी खुद सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर देश को सांस्कृतिक एकता और आस्था का संदेश दे रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने शिवालयों में पहुंचकर ओमकार मंत्र का जप और विशेष पूजा अर्चना की और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। हालांकि कांग्रेस ने इसे आस्था के नाम पर बीजेपी की राजनीति करार दिया। वहीं पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया कि सोमनाथ मंदिर जीर्णोद्धार का नेहरू जी ने विरोध किया था। कांग्रेस की यही मानसिकता राहुल गांधी तक पहुंची। ये सनातन का विरोध करते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। पीएम मोदी की सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना। प्रदेश भर के शिवालयों में भाजपा नेताओं ने की पूजा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने महाकाल मंदिर में की पूजा। शिवालयों में ओमकार मंत्र का जप और विशेष पूजा। जन जन की आस्था से जोड़ा गया पर्व। जिस तरह से सोमनाथ के जीर्णोद्धार का उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने विरोध किया, वो विरोध नेहरू जी का नहीं था, वो कांग्रेस की मानसिकता का विरोध था। वो मानसिकता राहुल गांधी तक आप देखें कि सनातन का विरोध करते हैं, जो हमारे आस्था के प्रतीक हैं उनका विरोध करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। वहीं कांग्रेस ने सोमनाथ मंदिर और पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर बीजेपी के दावों को सिरे से खारिज किया है। कांग्रेस का कहना है कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए कांग्रेस ने कन्हैयालाल मुंशी के नेतृत्व में ट्रस्ट का गठन किया था। उस समय बीजेपी और आरएसएस कहां थे? अब आस्था के नाम पर पाखंड किया जा रहा है।
और राजनीतिक फायदे के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की छवि को धूमिल किया जा रहा है। जब सोमनाथ का मंदिर कांग्रेस की जो कमेटी बनवा रही थी, जो हमारे जो है कन्हैयालाल मुंशी के नेतृत्व में जब जो है बनी ट्रस्ट, जब उसको बनवा रही थी, तब जो इनके आरएसएस के लोग कहाँ थे? अटल बिहारी वाजपेयी गए थे क्या सोमनाथ मंदिर जब बन रहा था? क्या जो है गोलवलकर गए थे जब सोमनाथ मंदिर बन रहा था? आज पाखंड और आज ढोंग कर रहे हैं। नेहरू जी ने ये किया था, नेहरू जी ने वो किया था। इनके घर में शाम को पानी नल नहीं आया तो नेहरू जी जिम्मेवार। बहरहाल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बहाने प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी इसे सनातन स्वाभिमान से जोड़कर कांग्रेस पर हमलावर है, तो कांग्रेस इसे इतिहास से छेड़छाड़ और राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश बता रही है। ऐसे में आस्था और राजनीति के इस टकराव ने एक बार फिर सियासी पारा चढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो द वीक ऑफ शो में इतना ही। देखते रहिए I24। नमस्कार।